हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इग्नो अकेडमी में। फिर से आपका इग्नो अकेडमी में स्वागत है। तो हम लोग कवर अप कर रहे हैं बीएचआईसी शॉर्ट नोट्स। तो ये शॉर्ट नोट्स की कुछ लिस्ट है, हम लोग देखेंगे। पहले भी हम लोगों ने 10-15 शॉर्ट नोट्स कवर अप किए हैं। यहाँ पे कुछ हम लोग 8-9 शॉर्ट नोट्स कवर अप करने वाले। तो इन टोटल हम लोग तकरीबन सारे शॉर्ट नोट्स कवर अप कर चुके हैं। इसमें से कुछ थोड़ा आप लोगों ने पढ़ा भी होगा मेरे प्ले लिस्ट से, या फिर जो वीडियोज मैंने अपलोड किए चैप्टर वाइज, तो वहां से थोड़े बहुत आइडियाज आपको मिल जाएंगे। यहाँ से थोड़े शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स के भी कुछ मिला के मैंने शॉर्ट नोट्स तैयार किए आपके लिए। तो इनको सारा पढ़ लीजिएगा, तो तकरीबन आपको शॉर्ट नोट्स एग्जाम में आ जाएंगे करना लिखना, या फिर ठीक है जो भी है। तो चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है जो लोग भी देख रहे हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, उसमें मोटिवेशन मिलती है। और कमेंट जरूर करना है और कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको उसके ऊपर पे क्वेश्चन आंसर चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए जो आने की संभावना है। तो मुझे आपका जो सब्जेक्ट कोड है वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा और एग्जाम डेट डाल दीजिएगा, तो मैं उसके लिए आपके लिए वीडियोस रेडी कर दूंगा। तो अभी जो आने वाले आपके एग्जाम्स हैं, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स थोड़ा पढ़िएगा ध्यान से, थोड़ा 2 मिनट थोड़ा सा, एक शॉर्ट नोट्स के 2 से 3 मिनट लगते हैं मैक्सिमम कवर करने के लिए। तो पीडीएफ की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आप 3 मिनट 4 मिनट एक शॉर्ट नोट्स को दे दीजिएगा, आप आराम से जाके एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे बिना लेट के हुए। चलिए, बहुत सारा टाइम हमारे पास में कम है, तो मैं अभी आपको यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ शॉर्ट नोट्स में बता दी। देखिए शॉर्ट नोट्स आज हम लोग इसकी इन टॉपिक के ऊपर कवर अप करेंगे, ठीक है। ये टॉपिक ध्यान से देख लीजिएगा, ताकि यहाँ से कोई भी आपको मेन कीवर्ड्स पहचानने जरूरी है। इसको थोड़ा सा कोई अलग तरीके से दे दे, तो अगर आप पढ़ लेंगे ध्यान से, हाँ, तो आराम से आप इसके साथ में कोई भी कीवर्ड्स मैच करता हुआ मिल जाए आपको क्वेश्चन, तो आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, द 5 इकोजोन्स एंड देयर सब्सिस्टेंस पैटर्न। जो 5 इकोजोन्स है हमारे, और सब्सिस्टेंस के पैटर्न क्या है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये भी आपके साथ में इसके साथ में एग्जाम के साथ में रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ में भी हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा इसको, ठीक है। और सबसे पहला चीज ये है कि सबसे पहला चीज ये है कि आपको ध्यान से पढ़ना है और चीजों को दिमाग में जरूर बैठा लेना है। हाँ, और मैं क्वेश्चंस आपको जो पढ़ाऊंगा ये इंग्लिश में ही ज्यादातर आपको मैं डिस्कस करूंगा, बायलिंगुअल बहुत कम रखूंगा, क्योंकि आपको वर्ड्स स्टॉक्स बढ़ाने जरूरी है एग्जाम में लिखने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे बिना लेट के हुए। जो भी लोग जो आपके सब्जेक्ट को बता दीजिए, इसके बाद में जो जिस सब्जेक्ट के ऊपर मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन चाहिए। अर्ली इंडियन, पहला है, हाँ, अर्ली इंडियन सोसाइटी डेवलप्ड इन डिफरेंट इकोलॉजिकल रीजन्स। तो अर्ली इंडियन सोसाइटी जो अलग अलग रीजन्स में डेवलप हुई थी, ईच हैविंग इट्स ओन सब्सिस्टेंस पैटर्न, अलग अलग के सबके सब्सिस्टेंस पैटर्न्स अलग अलग है। हिस्टोरियंस आइडेंटिफाई 5 मेजर इकोजोन्स, 5 मेजर इकोजोन्स के बारे में हिस्टोरियंस ने बताया है, माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, प्लेटूज एंड कोस्टल रीजन्स। तो ये जब आपके दिमाग में आ गया कि माउंटेन, प्लेन, डेजर्ट, प्लेटूज एंड कोस्टल रीजन्स, तो आसानी से पता चल जाएगा कि इंडिया के इन चीजों के बारे में आपको दिमाग में या फिर इन चीजों के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, है ना। द माउंटेन रीजन सपोर्टेड हंटिंग। तो माउंटेन रीजन्स में क्या क्या सपोर्ट करती थी, डेजर्ट, प्लेन्स, क्या क्या एग्रीकल्चर क्या सपोर्टेड था, वो लिखना है आपको यहाँ पे। द माउंटेन रीजन सपोर्टेड हंटिंग, गैदरिंग, पेस्टोरलिज्म एंड अनलिमिटेड एग्रीकल्चर। द रिवर प्लेन्स, स्पेशली द इंडो गैंजेटिक प्लेन्स, were suitable for settled agriculture due to fertile soil and abundant water, है ना। The desert regions depended mainly on pastoral activities and trade. The plateau regions combined agriculture, hunting, gathering and animal husbandry. The coastal regions relied on fishing, maritime trade. ठीक है, कोस्टल रीजन्स में फिशिंग और मेरीटाइम ट्रेड को डेवलप करती है। तो ये चीजों के बारे में लिखने के बाद थोड़ा बहुत आप अपने मन से भी ऐड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूं वही है, बस आपको आइडिया के लिए मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि क्या पूछा क्या गया क्वेश्चन में, और इसके साथ में आप अपना कुछ भी जोड़ सकते हैं जो पढ़ा है आप लोगों ने, ठीक है। तो आराम से आप आंसर बहुत बढ़िया लिख सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन्फ्लुएंस्ड the economic activities of people living in these ecozones. Different subsistence patterns also led to variations in social and cultural development across regions. ठीक है, तो अलग अलग अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्स आपको मिलेंगी, जिसके कारण से इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी बड़ी थी इकोनॉमिक, इस यहाँ पे जो लोग रहते थे उनकी। तो अलग अलग सब्सिस्टेंस पैटर्न्स भी डेवलप हुआ था, तो अलग अलग वेरिएशंस, कल्चरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ये रीजन्स में अलग अलग डिफरेंट टाइप के हिसाब के ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से देखने को आपको मिलेगा। रोमन क्वाइंस, ठीक है। रोमन कॉइन्स आर इंपॉर्टेंट आर्कोलॉजिकल एविडेंस फॉर अंडरस्टैंडिंग ट्रेड रिलेशंस बिटवीन इंडियन एंड रोमन एम्पायर ड्यूरिंग द अर्ली सेंचुरीज सीई। लार्ज नंबर ऑफ रोमन गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन साउथ इंडिया, पर्टिकुलरली इन तमिलनाडु एंड केरला। तो अगर कहीं पे किस चीज को वस्तु मिलती है, जैसे इंडिया में रोमन कॉइन्स मिले, तो मान के चलेंगे कि रोमन के लोग आए थे, ट्रेड किया था, इसकी वजह से यहाँ पे रिमेन्स मिली है, ठीक है। बेसिकली ये तमिलनाडु और केरला में ज्यादा मिली है। दिस कॉइन्स वर इशूड बाय रोमन एम्परर्स सच एज ऑगस्टस, टिबेरियस एंड नेरो। दे रीच्ड इंडिया
through maritime trade routes connecting the Mediterranean world with Indian ports. तो ये कैसे आए थे, कौन कौन राजा थे, इसके बारे में यहाँ पे बताया. रोमन कॉइन्स इंडिकेट दैट इंडियन मर्चेंट्स, रोमन कॉइन्स में बता मतलब इंडिकेट करते हैं, रोमन कॉइन्स इंडिकेट दैट इंडियन मर्चेंट्स एक्सपोर्टेड स्पाइसेस, pearls, ivory, precious stones, textiles, and other luxury goods to the Roman Empire. In return, gold and silver flowed into India. The discovery of Roman coins highlight the prosperity of long distance trade and the commercial links between India and the Mediterranean world during the early historical period. तो इससे पता चलता है कि हाँ, हमारा जो एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड था रोमन्स के साथ में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, या फिर बहुत ज्यादा तरह से हुई थी इंडियन और मेडिटेरेनियन वर्ल्ड के बीच में हिस्टोरिकल टाइम में. ठीक है, क्या क्या मिलती, क्या क्या एक्सपोर्ट हुआ था, कैसे कॉइन्स आए थे, सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे. चैनल में जो नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसमें हमें मोटिवेशन मिलती है. इसके बाद में और भी आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, आप सब्जेक्ट को डेट बता दीजिए, आपका कौन से सब्जेक्ट में वीडियोस चाहिए वो बता दीजिए. ठीक है, और सब्सक्राइब कर देते हैं तो हमें एनर्जी बहुत ज्यादा मिलती है यार. ठीक है. द गणसंघास वेर रिपब्लिकन और ओलिगार्चिक जिसको बोलते हैं, कोई ओलिगार्किक बोलता है, कोई ओलिगार्चिक बोलता है, तो इस डिपेंड्स. पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन दैट existed in northern India during the 6th century BCE. Unlike monarchies, power in these states was shared by a group of ruling families or clan chiefs. तो जैसे दूसरे मोनार्ची में जैसे पावर होता है, ठीक है, दूसरे में ग्रुप ऑफ रूलिंग फैमिलीज और क्लैन चीफ्स ये करते हैं. गण संघास नाम से पता चलता है, मतलब लोगों का संघ, मतलब सारे लोग मिलकर डिसाइड करेंगे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है. इंपॉर्टेंट गण संघास इंक्लूडेड द लिच्छवीज, मल्लास, साक्यास एंड वज्जी कन्फेडरेसी. डिसीजंस वर टेकन इन असेंबलीज वेयर मेंबर्स डिस्कस्ड पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स. तो ग्रुप में लिया जाता था डिसीजन. द हेड ऑफ द स्टेट was usually elected or selected from among the ruling members से head को select किया जाता था. These republics had their own administrative systems and military organizations. The Ganasanghas existed alongside monarchies and represented an alternative form of governance in ancient India. Many of them were later incorporated into larger kingdoms and empires. So बाद में अलग अलग डिवाइड होकर अलग अलग किंगडम्स या फिर एम्पायर्स में बदल चुके थे. ठीक है. नेक्स्ट मिजोलिथिक कल्चर. मिजोलिथिक कल्चर के बारे में देखेंगे. थोड़ा सा आप टाइम दे दीजिए, देखिए थोड़ा सा आप दिमाग में डाल के पढ़ेंगे और पहले चीजों को कनेक्ट करेंगे. जो भी मैंने वीडियोस में कवर अप कराया है वहां पे भी जाके आप देख सकते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स वहां पे भी डिस्कस्ड है. ठीक है, प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज, तो वहां पे भी आप थोड़ा बहुत देख लेंगे. यहां से कनेक्ट करेंगे तो आराम से आप जाके अच्छा नंबर ला सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है. द मिजोलिथिक एज रिप्रेजेंट्स द ट्रांजिशनल फेज बिटवीन द पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक पीरियड्स. तो एक फेज है जो पैलियोलिथिक नियोलिथिक के बीच में हुआ था इन इंडिया. इट रफली डेट्स फ्रॉम अबाउट 10,000 BC to 6,000 BCE. through regional variations existed. Regional variations की वजह से the most characteristic features of Mesolithic culture was the use of microliths. मतलब क्या है, मेन characteristic feature क्या है Mesolithic culture का? Microlith. Microlith मतलब क्या है? Small stone tools made from blades and flakes. People continued hunting and gathering but also began exploiting a wider range of plant and animal resources. इस पर exploit करना शुरू किया था उन्होंने. Mesolithic communities often lived in temporary camps. Mesolithic communities जो temporary camps के पास में रहते थे, जैसे rivers, lakes, जो कैंप कहाँ बना होता था? rivers के बगल में, lakes के बगल में and forest के बगल में. Evidence of fishing and food collection and domestication of some animals has been found. तो यहाँ पे evidence मिला है कि वो लोग कहाँ पे रहते थे, क्या क्या डोमेस्टिकेशन करते थे, कैसे करते थे, फिशिंग करते थे, फूड कलेक्शन, है ना. तो इनकी एविडेंस हिस्टोरी में मिली है. Important Mesolithic sites in India include Bagor, Langnaj, Adamgarh and Sarai Nahar Rai. Rock painting discovered at several sites provide information about their daily life and activities. तो जो रॉक पेंटिंग्स है उसमें उनकी डेली लाइफ और इंफॉर्मेशंस गुंथी हुई थी, मतलब या फिर इंस्क्रिप्टेड था, या फिर कर सकते हैं कि जो खुदाई करके लिखा हुआ या फिर खुदाई करके डिजाइन बना हुआ था, वहां से पता चलता था कि अलग अलग डेली एक्टिविटीज उनके लाइफ में क्या है. ठीक है,
चलिए, द अर्ली हड़प्पन कल्चर। अब अर्ली हड़प्पन कल्चर के बारे में आपने बहुत बार पढ़ा है, ठीक है, हड़प्पा के बारे में, हड़प्पन साइट, हड़प्पन चीजें के बहुत बार, तो ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, चाहे वो भले ही 5 नंबर का आया हो, भले ही 20 मार्क्स का आया हो, तो आप आराम से चीजों को कनेक्ट करके लिख सकते हैं। स्टोरी भी सुनी होगी आपने बहुत सारी, तो इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की चीजें। द अर्ली हड़प्पन कल्चर रिप्रेजेंट द फेज प्रिसीडिंग द मैच्योर अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली। इंडस वैली का मैच्योर अर्बन सिविलाइजेशन कहा जाता है। डेवलप्ड रफली बिटवीन 3300 BCE to 2600 BCE. During this period, settlement increased in size and number. People practiced agriculture, animal husbandry, and craft production. Mud brick houses, storage facilities, and defensive walls have been found at several sites. Pottery became more standardized and trade networks expanded. Crafts such as bead making and metallurgy also developed significantly. Important early Harappan sites include Kot दीजी, कालीबंगन, अमरी, बनावली। तो ये चीजें हैं, कहाँ है ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। कालीबंगन कहाँ पे है, बनावली कहाँ पे है, ठीक है, ये आपकी जिम्मेवारी है, ठीक है। तो ताकि क्या होगा कि आप रिसर्च जितना करेंगे ना, पढ़ते पढ़ते अगर आप चीजों को, मैं क्यों बोलता हूँ कि आप चीजों को ढूंढिए, चीजों को ढूंढ के आप बताइए, तो जब वो चीजों को आप ढूंढने के लिए बैठेंगे तो ऑटोमेटिक आप 2-4 टॉपिक उसके साथ साथ रिलेटेड और पढ़ लेंगे। तो अब चीजें जब आप पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिक थोड़ा सा रिसर्च भी आपका स्टडी हो जाएगा और चीजें आपके आके सामने आएगी और ज्यादा बढ़िया आप लिख सकते हैं। कुछ ना कुछ चीजों का तो मैटर होता ही है ना। द पीरियड लेड द फाउंडेशन ऑफ एमरजेंस ऑफ द अर्बन हड़प्पन सिविलाइजेशन। अर्बन ये जो पीरियड था वो मतलब अर्बन हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक दौर था जिस समय पे बहुत सारे डेवलपमेंट भी हुए थे। अब पीजीडब्ल्यू कल्चर, पेंटेड ग्रेवेयर जिसको हम लोग बोलते हैं, इसके बारे में भी वीडियोस हैं, आप देख लीजिएगा मेरे प्लेलिस्ट में। पीजीडब्ल्यू प्लेंटेड ग्रेवेयर कल्चर इज एन आर्कोलॉजिकल कल्चर फाउंड मेनली इन द अपर गंगा यमुना दोब एंड सराउंडिंग रीजन्स। कहां मिलता है देख लीजिएगा। इट इज जनरली डेटेड बिटवीन 1200 BCE to 600 BCE. The pottery is fine gray in color and decorated with black painted geometric designs. PGW sites are associated with small settlements, agriculture, animal husbandry and the use of iron tools. तो क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट पीजीडब्ल्यू साइट्स इंक्लूड, कहाँ पे है, कौन कौन से जगह पीजीडब्ल्यू साइट्स आपको मिलेंगे। इंपॉर्टेंट जो पीजीडब्ल्यू साइट्स हैं इंडिया में, हस्तिनापुर, अतरंजी खेरा, अहिच चतरा, आलमगीरपुर, ठीक है। तो ये कहाँ है ये भी आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताना। आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस इंडिकेट्स इंक्रीजिंग सोशल कॉम्प्लेक्सिटी एंड एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन। मेनी हिस्टोरियंस एसोसिएटेड पीजीडब्ल्यू कल्चर विथ लेटर वैदिक पीरियड बिकॉज ऑफ सिमिलरिटीज इन क्रोनोलॉजी एंड ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर में भी हिस्टोरियंस, मतलब क्या, मेनी हिस्टोरियन एसोसिएटेड पीजीडब्ल्यू कल्चर विद लेटर वैदिक पीरियड। तो लेटर वैदिक पीरियड के साथ में पीजीडब्ल्यू कल्चर को एसोसिएट करते हैं क्योंकि सिमिलरिटीज और क्रोनोलॉजी में मैच करती है और ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में भी ये दोनों चीजें मैच करती हैं। तो इसी वजह से हिस्टोरियंस इसको एक साथ में रखते हैं, ठीक है। जो भी लोग चैनल में नए हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है क्योंकि फ्री ऑफ लेक्चर है और मैं आपके लिए मेहनत करके इजी से इजी तरीके से मैं आपके लिए शॉर्ट नोट्स बना के ला रहा हूं ताकि आप पढ़ के अच्छे से नंबर से पास हो जाएं, ठीक है। और एग्जाम के बाद जरूर बताना कि कौन कौन से क्वेश्चन यहां से आए हैं, ठीक है। चलिए, और एक चीज और बता दूं, मैं अभी थोड़ा सा हम आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो क्या है कि धीरे धीरे चीजें और डेवलप होकर आपके सामने वीडियोस मैं लाऊंगा, हर एक सब्जेक्ट का लाऊंगा, कोशिश करूंगा, ठीक है। समय लगता है क्योंकि किसी भी चीज में अच्छे से लाने में टाइम तो लगता ही है, तो थोड़ा इंतजार करिए। मतलब जब भी वीडियो आता है, देर से आता है, तो थोड़ा इंतजार करिए उसके लिए क्योंकि क्वालिटी की चीजें आने वाली होती हैं, ठीक है। Geographical determinism. Geographical determinism is the idea that geographical and environmental factors strongly influence the development of human societies and culture. तो geographical determinism मतलब क्या है कि एक आइडिया है जिसमें जहां पे ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट मिलके इन्फ्लुएंस करता है किस चीज का, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर का। तो ह्यूमन सोसाइटी और कल्चर का जो डेवलपमेंट होता है, ठीक है, वो डिटरमाइन या फिर वो कहाँ से आइडिया, वो ज्योग्राफिकल और एनवायरमेंटल आइडिया होता है कि कैसा डेवलपमेंट होगा, क्यों डेवलपमेंट हो रहा है, कहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, सोसाइटी क्या है, कल्चर क्या है। तो इन सारे चीजों को मिलाकर इन चीजों को ज्योग्राफिकल डिटरमिनिज्म कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, क्लाइमेट, टेरेन, रिवर, सॉइल एंड नेचुरल रिसोर्सेज शेप इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड पैटर्न ऑफ द सेटलमेंट्स। तो इन सारी चीजों के हिसाब से ही हमारा जो इकोनॉमिक और एक्टिविटीज और पैटर्न ऑफ सेटलमेंट मतलब डिपेंड करता है। इन अर्ली इन इंडिया, फर्टाइल रिवर वैलीज एनकरेज्ड एग्रीकल्चर एंड अर्बन ग्रोथ.
While mountainous and forested regions supported hunting, gathering, and pastoralism, coastal areas developed maritime trade because of their access to the sea. तो देखो कहा ये क्या कि ज्योग्राफिक डिटर्मिनिज्म मतलब ज्योग्राफिकल जो फैक्टर्स हैं या फिर एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं वो डिपेंड करते हैं या फिर वो मतलब वही डिपेंड होता है, मतलब वही इन्फ्लुएंस करते हैं सेटलमेंट को, मतलब सेटलमेंट ज्योग्राफी के हिसाब से डिपेंड होता है। अगर कहीं समझ लो मान के चलो माउंटेनस रीजन है वहां पे तो एग्रीकल्चर कम होगा क्योंकि आपको जो लैंड होगा वो एग्रीकल्चर के सपोर्टिव नहीं होगा, तो वहां पे हम हंटिंग गैदरिंग कर सकते हैं। जहां पे गैंजेटिक प्लेन्स है, जहां पे नदी के किनारे होता है, वहां पे एग्रीकल्चर बढ़िया होगा, वो फर्टाइल सॉइल है, रिवर आपको टाइम टू टाइम पानी मिलेगा, ठीक है, प्लांट्स को अच्छे से खाना मिलेगा, तो इस हिसाब से एग्रीकल्चर वहां पर सपोर्टेड है। कोस्टल रीजन में समुद्र में फिशिंग वगैरह सपोर्ट करते हैं। तो ये जियोग्राफिकल कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कहां पे इकोनॉमी कैसी होगी और कहां पे सेटलमेंट कितना ज्यादा होगा, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है। द कॉन्सेप्ट हेल्प्स historians understand regional variations in economic and social development. However, geographical factors alone do not determine human progress, as social and political and cultural influences are also important. तो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन प्रोग्रेस के लिए ज्योग्राफिकल फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है, उसके साथ में सोसाइटी, पॉलिटिक्स या फिर कल्चरल इन्फ्लुएंसेस भी होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। अब एक और है तमिल हीरोइक पोएम्स। मैंने कोशिश की है कि आपको हार्ड मतलब अनकॉमन टॉपिक्स जो भी मतलब इंपॉर्टेंस लग रहे थे मुझे या फिर इंपॉर्टेंस है या फिर प्रीवियस के कुछ क्वेश्चन मैंने स्टडी किया, वहां पे देखा कि कौन कौन सी चीजें रिपीट हुई हैं या फिर कौन कौन सी चीजें काम हुआ है, तो ये मैं आपके लिए छानबीन करके ला रहा हूं। तो इसके लिए इतना मेहनत के लिए तो कम से कम एक सब्सक्राइब बटन तो दबा दीजिएगा। थैंक यू। चलिए और भी वीडियोस आएंगे, टेंशन मत लीजिए, चैप्टर वाइज आएंगे, कोशिश कर रहा हूं और भी सब्जेक्ट के लाने के लिए, पर क्वालिटी मेंटेन करने के लिए समय तो लगता है, जैसे नहीं पहले बताया आपको। तमिल हीरोइक पोएम्स फॉर्म एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ संगम लिटरेचर। तमिल हीरोइक जो पोएम्स एक संगम लिटरेचर का एक पार्ट है, कंपोज्ड बिटवीन अप्रोक्सीमेटली 300 BCE to and 300 CE, ठीक है। These poems provide valuable information about social and political life of early South India. तो valuable information बताती है सोसाइटी और पॉलिटिकल लाइफ के बारे में साउथ इंडिया में। द हीरोइक पोएम्स मेनली प्रेज, हीरोइक पोएम में किस चीज के बारे में ज्यादा बात करते हैं? वॉरियर्स, किंग, चिफ्टेन्स फॉर देयर ब्रेवरी, जेनरोसिटी एंड मिलिट्री अचीवमेंट्स। दे डिस्क्राइब बैटल्स, warfare, cattle raids, and acts of heroism. The poem also reveals details about social values, kinship relations, trade, agriculture, and importance of honor in society. They were composed by court poets who received patronage from rulers. Tamil heroic poems are important literary sources for reconstructing the history of historic South India. तो बता तमिल heroic poems important है, लिटरेरी सोर्सेस है, इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्सेस है जिसके कारण से हमें साउथ इंडिया की हिस्ट्री के बारे में और हीरोइक डीड्स के बारे में जानने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे हैं, इसके बाद में हम देखेंगे भी लॉन्ग आंसर में, या फिर मैंने इसके बारे में डिस्कस भी किया है आपके बारे, वहां पे भी थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं, तो आइडिया आपको बढ़िया लगेगा और आप लिख भी सकते हैं बहुत बढ़िया से। द कुशन्स। The Kushans were a powerful dynasty that ruled large parts of northwestern India. अब नॉर्थवेस्टर्न इंडिया कौन सा पार्ट है देख लीजिएगा आप अगर ऐसे मैप बनाते हैं तो ये आपका हो गया ईस्ट साइड हो गया, ये वेस्ट साइड हो गया, ये नॉर्थ साइड हो गया और ये साउथ हो गया। तो ये नॉर्थ वेस्ट का पार्ट है। अगर यहाँ पे दो लाइन हम और खींच देते हैं तो ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया। तो ये कहाँ पे? द कुशन्स वेर ए पावरफुल डायनेस्टी दैट रूल्ड लार्ज पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। जैसे कौन कौन से पार्ट्स हैं, ठीक है, जैसे कि यहां पे हम देख सकते हैं कि जैसे सेंट्रल एशिया, जैसे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जैसे आता है कि सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान बिटवीन द 1st and 3rd century CE. They were originally one of the branches of the Ujjayi people of Central Asia. तो ये वन ऑफ द ब्रांच है जो कि यूजेही पीपल जो है सेंट्रल एशिया के, उसी का एक इंपॉर्टेंट ब्रांच हम कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो द मोस्ट फेमस कुशन रूलर वाज द कनिष्क। कनिष्क जो थे मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस रूलर थे कुशन डायनेस्टी के। अंडर हिज रूल द एम्पायर एक्सपैंडेड सिग्निफिकेंटली एंड बिकम अ मेजर सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज। तो उनके समय पे ही एक मेजर सेंटर बना था, ये जो एम्पायर था मेजर सेंटर बना था जहां पे ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज हुआ था या फिर ट्रेड एंड कल्चर की बात हुई थी वो कह सकते हैं। द कुशन्स कंट्रोल्ड इंपॉर्टेंट रूट्स,
ठीक है। द कुशन जो थे इंपॉर्टेंट रूट्स कंट्रोल करते थे कनेक्टिंग इंडिया विद सेंट्रल एशिया एंड द रोमन वर्ल्ड। तो इन तीन चीजों का जो रूट मतलब जो ट्रेड की रूट थी इनके हाथों में थी बागडोर। दिस देयर रूल एनकरेज्ड कॉमर्स अर्बनाइजेशन एंड स्प्रेड ऑफ द बुद्धिज्म। तो मेन ये जो इनका रूल था किन चीजों को एनकरेज करते थे, ज्यादा इंपॉर्टेंट देते थे कॉमर्स पे, अर्बनाइजेशन पे, या फिर बुद्धिज्म को भी स्प्रेड किया था। कुशना कॉइन्स आर नोटेबल फॉर डिपिक्टिंग इंडियन, ग्रीक, ईरानियन एंड बुद्धिस्ट डिटीज। तो कुशन कॉइन्स में ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे इंडियन, ग्रीक, ईरानियन एंड बुद्धिस्ट डिटीज का मतलब मार्किंग देखने को मिलेगा, रिफ्लेक्टिंग कल्चरल डाइवर्सिटी, जिसके कारण से कल्चरल डाइवर्सिटी का पता चलता है कि हाँ कि अलग अलग कंट्रीज के साथ में हमारा रिलेशन था, कल्चर के साथ में मैच होती थी। द पीरियड ऑल्सो विटनेस द फ्लोरिशिंग ऑफ गंधारा एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। तो इस समय पे हम लोग देखेंगे कि इस समय पे गंधारा और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट का भी बात हुआ है। ठीक है। द कुशन्स played an important role the Kushans played an important role in promoting trade, cultural interaction and spread of Buddhism across Asia। तो मेन सबसे ज्यादा फोकस हुआ इनका कल्चरल इंटरेक्शन, क्योंकि हमने बताया कि अलग अलग कंट्रीज के साथ में इनकी मतलब क्योंकि अलग अलग कंट्रीज के डिटीज इंडिया जैसे है ना उनके अब उन्होंने पढ़ा है कि इंडियन, ईरानियन और बुद्धिस्ट डिटीज का उन्होंने अपने कॉइन्स में उन्होंने उनका पिक्चर लगाया था या फिर मार्क किया था। तो इसके कारण से पता चलता है कि हाँ कल्चरल इंटरेक्शन थी और स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, उन्होंने बुद्धिज्म को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया था। तो गंधारा और एक सबसे इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे इसीलिए इसी वजह से हाईलाइट भी कर रखा है कि गंधारा एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट को भी इन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे दिया है, गंधारा एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। तो इस समय पे इससे ज्यादा विटनेस, तो इससे पता चलता है कि कल्चरल मतलब कल्चर की बहुत ज्यादा बात हुई है। तो देखिए इस जगह पे क्या कि आपको यहाँ पे एक ध्यान में रखना है कि अगर पढ़ लेते जैसे कुशांस, यहाँ पे अगर कुशांस के बारे में अगर कुशांस नहीं देकर यहाँ पे आपको ये भी देख सकते थे कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऑफ द कुशंस, तो या फिर कुशंस के रिलेटेड कुछ भी ऐसा आ जाए, कुछ जैसे उसमें कीवर्ड चेंज हो जाए, बस कुशंस का नाम मेंशन हो तो, या फिर लग से लगा कि हाँ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करना है या फिर कल्चर के बारे में बात करना है, तो कल्चर ऑफ कुशंस, तो ये ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आंसर तकरीबन आपका सेम ही होगा। थोड़ा बहुत आप वहां से जाके पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा और देख लीजिएगा, जहां पे मेरे लेक्चर्स भी अपलोडेड हैं वहां पे चैप्टर वाइज, तो वो आप वहां यूनिट वाइज वहां पे देख लीजिएगा जाके और थोड़ा बहुत मैच कर लीजिएगा। आशा है, होप है कि आपको वीडियो पसंद आया हो। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है और कमेंट में बताना है आपको और किस चीज के ऊपर में वीडियोस चाहिए, कुछ चीज के ऊपर में प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कशन चाहिए। ठीक है, तो और तो ताकि आपके सामने मैं ला सकूं, और डेट जरूर मेंशन करना है कौन सा डेट में आपका एग्जाम है। ठीक है, तो मैं उस हिसाब से मैं लेके आऊंगा और शॉर्ट नोट्स मैंने जितने भी कवर कराए 20-15-20-25। ठीक है, तो इसी में से तकरीबन मान के चलिए कि बहुत ज्यादा आने की संभावना है। तो बने रहिए हमारे साथ में, मिलते अगले पार्ट के वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।